हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 52 पे हम आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को ही कंटिन्यू करते हुए हम 10 नए एरियाज को डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पर नेटमोक आईएएस के ऊपर आपको जो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स हैं आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज़ अ फ्री कोर्स और आप लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स होंगे उनके जो एमसीक्यूज होंगे उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 2021 के अंदर आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनको आप यहाँ पर ज़रूर ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो कट ऑफ रखी गई है 6 मार्क्स की रखी गई है टू बी इन द सेफ जोन, और अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट में आते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेस देन 6 भी स्कोर करते हैं तो आप दोबारा से रिवीजन करके अपर ब्रैकेट्स में आने की कोशिश जरूर करिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग सुप्रीम कोर्ट। पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके फाइनल इंटरप्रेटर हो या गार्डियन हो, ये रोल जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट से। सोचिए इसके बारे में। चलिए, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन असाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल किस एरिया के अंदर, इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के तौर पे काम करने की बात हो। इसको मैं फर्दर आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट को लेकर भी कुछ चीजें मेंशन करी हुई हैं। तो यस, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में भी दी है, इवन जस्टिस अय्यर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन दो देयर आर सर्टेन एरियाज जो कि मेंशन नहीं किए गए थे लक्ष्मीकांत में, बट क्योंकि ओवरऑल अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जुडिशियल रिव्यू है, कुछ एक ऐसे एरियाज है जहां पर दूसरी सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रीडम को एंजॉय करती है। नेवरदलेस ओवरऑल देखा जाए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी पावरफुल है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज अगेन कंसर्निंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और पूछा गया कि वो कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन को पोजेस करती हैं। ये जो तीनों जुरिस्डिक्शन है इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो है हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या कोर्ट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है या नहीं, व्हाट अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एंड देन फाइनली रिट जुरिस्डिक्शन। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास काफी सारी जुरिस्डिक्शन रहती है, जिसमें कोर्ट ऑफ अपील भी है, आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी आती है और इवन रिट जुरिस्डिक्शन भी आती है। तो आंसर तो आपका डी हो जाएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा और क्या क्या एरियाज है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गई, रिट जुरिस्डिक्शन हो गई, अपेलेट जुरिस्डिक्शन हो गई, अपील की जुरिस्डिक्शन जो होती है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो गई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है ये, एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी इसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का काम भी है, एंड अदर पावर्स भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको दी हुई है। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 यहाँ पे बेसिकली आपको पेयर दिए हैं और पूछा है कि बताएं कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच करता है। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। जब डिफरेंट यूनिट्स इंडियन के फेडरेशन के उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पर इंटरवीन करती है। रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सकता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? द हाई कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है उसको प्राइमरली रोल दिया है अपील्स को सुनने का। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? डिस्प्यूट्स अगर अराइज होते हैं इंडियन फेडरेशन के अंदर, चाहे वो किस किस के बीच में हो, एक तरफ आपका सेंटर हो सकता है, दूसरी तरफ कोई स्टेट हो सकता है, एक तरफ सेंटर या कुछ स्टेट्स हो सकते हैं और दूसरी तरफ अलग से स्टेट्स हो सकते हैं, या फिर एक तरफ एक स्टेट है और दूसरी तरफ दूसरा स्टेट है। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट, कहीं पर भी जा सकते हैं हम। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट को डिफेंड करता है, डिफेंडर है। बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, द हाई कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट। क्या हाई कोर्ट एक कोर्ट है जिसको प्राइमरली तौर पर हम यूज करते हैं अपील्स के लिए? तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट यूज करी गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए करी गई है। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील। जब भी लोअर कोर्ट के अंदर जजमेंट दी जाती है और उसको चैलेंज करना होता है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर थर्ड स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। इवन तो अपील तो हाई कोर्ट में भी जाती है, बट यहाँ पर जो बात करी गई है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर करी गई है। हेंस द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेरियस एरियाज को लेकर यहाँ पर कॉन्टेंशंस रहती है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर।
द फोर्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पूछा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 ऑथराइज करता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन मांग सकते हैं। ओपिनियन किस चीज को लेकर हो सकता है, देखिए कोई भी डिस्प्यूट है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के टाइम पे अराइज हुआ था, उसको लेकर यहां पर ओपिनियन मांगा जा सकता है। एंड द ओपिनियन में कंसर्न ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो एरिया है उसकी कंसर्निंग भी ओपिनियन आपका हो सकता है, जो कि किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेट भी कर सकता है या फिर किसी फैक्ट से रिलेट कर सकता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर आप देखेंगे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर वैसे तो करेक्ट है, और जान के दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्प्यूट को लेकर बात करी गई है, और ताकि आपका जो ध्यान है वो पहली स्टेटमेंट से हटाया जा सके, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें दोनों करेक्ट तो हैं ही, साथ ही साथ दोनों सिमिलर भी है, ताकि फोकस आपका इन्हीं के अंदर जाए, इन्हीं के अंदर आप कोई गलती निकालने की सोचे और पहले जो स्टेटमेंट है इसको बोल जाए। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में सबसे बड़ी गलती यही है कि यहां पर आर्टिकल 143 जो है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी तरीके का ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओपिनियन जो होता है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से भी लेकर हो सकता है और किसी एरिया ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर भी हो सकता है जहां पर फैक्ट या लॉ को लेकर क्वेश्चन किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बात करी गई है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को लेकर है। अब इसमें देखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या, बेसिकली पूछा गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। जो जजमेंट्स होती हैं और प्रोसीडिंग्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है वो बेसिकली हमेशा के लिए उसे संभाल के रखा जाता है एक रिकॉर्ड के तौर पे, ताकि हो सकता है फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके। मे बी दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू बट कैन बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। ये जो रिकॉर्ड होते हैं इनको एविडेंस के तौर पे फ्यूचर के अंदर एडमिट किया जा सकता है और इनको क्वेश्चन भी किया जा सकता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर अगर बात करी जाए, देखिए जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जितनी भी जजमेंट्स है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है जो एक्ट से रिलेटेड होती है वो आप रिकॉर्ड करके रखते हैं। परपेचुअल मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी आगे आने के लिए जो कभी खत्म ना हो, तो फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर टेस्टिमोनी के लिए, ताकि पास्ट की जो जजमेंट्स हो, पास्ट के जो रिकॉर्ड हो उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनको रेफर किया जा सके, ये हमेशा के लिए रखा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। इनकी एविडेंटरी वैल्यू होती है, एविडेंस के तौर पर इनको यूज किया जाता है, बट इट कैन बी क्वेश्चन। क्या आपको लगता है क्या इनको क्वेश्चन किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, द रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। इनको यहां पर लिखा है ना कैन बी क्वेश्चन। नाउ दिस मेक्स द एंटायर स्टेटमेंट इनकरेक्ट बिकॉज दिस कैन नॉट बी क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर कॉन्टेम्प्ट के बारे में भी जिक्र किया गया था, वो बता दे तो मैं आपको। बेसिकली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर होता क्या है, कॉन्टेम्प्ट जो है दो तरीके की हो सकती है, या तो वो सिविल हो सकती है या क्रिमिनल हो सकती है। सिविल में क्या होता है, जब विलफुल डिसोबीडियंस करी जाती है, जब भी कोर्ट ने कोई जजमेंट दी और उसकी अवमानना करी जाती है तो वो सिविल कॉन्टेम्प्ट के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच यहां पे क्या दिया है, स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि कोर्ट की अथॉरिटी कम हो रही है, या फिर कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें कुछ प्रेजुडिस लाने की कोशिश करें, इंटरफेयर करने की कोशिश करें जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें जब भी एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस किया जा रहा है, जब भी जस्टिस को डिलीवर किया जा रहा है उसके अंदर आप किसी तरीके की बाधा पहुंचाने की कोशिश करें। इन सिनेरियो के अंदर ये आपका कॉन्टेम्प्ट के अंदर आ जाता है। और सिविल और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट दोनों ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि अगेन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन फेडरल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज कन्फाइंड टू फेडरल केसेस ओनली। तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आपके फेडरल केसेस तक ही कन्फाइन करती है। हो सकता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन विच इज सिमिलर टू अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल जैसी है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। सो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अगर आपको याद हो, अभी हमने किया था और मैंने वहाँ पे आपको वेरियस फेडरल केसेस के बारे में बताया था कि सेंटर स्टेट एक साइड हो सकते हैं और दूसरे स्टेट्स के साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन फेडरल केसेस तक कन्फाइन करती है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन
को सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बेसिकली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर किया, बट इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन विच इज नॉट इन द केस विद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बेसिकली आपसे पूछा है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट। तो जुडिशियल रिव्यू का यूज किस लिए किया जाता है? बेसिकली इट इज द पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है ताकि किसी भी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट जो भी लॉ बनता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखा जा सके। इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि अल्ट्रा वायरस कहते हैं, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। अगर ये देखा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लॉ बनाया गया बेसिकली अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उसके अपोज में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, देन उसे इलीगल ठहराया जा सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बेसिकली पता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया है। तो उस कंट्री का नाम मुझे बताइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि जुडिशियल रिव्यू का हमने जो कॉन्सेप्ट उस कंट्री से लिया तो है, लेकिन हमारा जुडिशियल रिव्यू अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है जितनी पावर वहां की सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। जैसे ही लेजिस्लेचर, आप देखिए एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपको पता है कि हमारी जो पूरी कंट्री है, अगर बात करें तो यहाँ पे 3 इसके पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना या उसे अनेक्ट करना, ठीक है। अब ये जो लॉज बनाए जाते हैं, हमारे पास एक बुक है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लॉज है ना, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करते हुए होने चाहिए, इसके अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस लॉ के अंदर एक ऐसा प्रोविजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये काम होता है जुडिशरी का, देखना कि जो लॉज बन रहे हैं, पहले तो देखिए लेजिस्लेचर का ही काम होता है कि ऐसा कुछ किया ही ना जाए, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि किया गया है तो जुडिशरी का काम होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, क्या हो रहा है इसमें, रिव्यू ही तो हो रहा है ना, इसको रिव्यू करे कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट किया जा रहा है। अगर ऐसा लगता है कि किसी प्रोविजन के अंदर वायलेट किया गया है तो उसको अल्ट्रा वायरस ठहरा दिया जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है ताकि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो तो अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, ये चीजें देखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव, अगर देखा जाता है कि एक लॉ के अंदर कुछ प्रोविजन वायलेट कर रहे हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, उनको इलीगल ठहराया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आपसे पूछा था कौन सी करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है प्रेसिडेंट को लेकर तो उसके कंसर्निंग जजमेंट दी जा सकती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। इट इंक्वायर्स इनटू कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनका बिहेवियर एंड कंडक्ट को भी इंक्वायरी करनी होती है, तो भी सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका लॉ जो होता है, बेसिकली जो उन्होंने ओके कर दिया है, वो एप्लीकेबल होता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अगर बात करी जाए, इट इज ऑथोराइज टू विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। नाउ दिस इज एन एक्स्ट्रा पावर। मैं आपको सारी पावर्स बताता हूं। अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे केस या केसेस है जो काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनको बुला सकता है, उन केसेस को मंगवा सकता है और उनको 1 बाय 1 डिस्पोज ऑफ करना, उनको उस पर अपना निपटारा करना, उस पर जजमेंट्स देना शुरू कर सकता है। ये एक और इंपॉर्टेंट पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जो पावर्स आपके क्वेश्चन में दिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ये तो आपसे पूछी ही जा सकती है, लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या काम होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। हेंस बाकी सारा एरिया में आपको जो आपकी एक्सप्लेनेशन होता है उसमें कवर करके बताता हूं। क्या ये अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो यस, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रेसिडेंट के केस में या वाइस प्रेसिडेंट के केस में, दोनों ही केसेस के अंदर डिस्प्यूट्स अराइज होता है, तो वहां पर ये इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। इट डिसाइड्स अपॉन द डिस्प्यूट। तो यहां जो नॉट लिखा है, नॉट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा, इन द हाउस, पार्लियामेंट के अंदर,
फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स का गलत भी होता है। कुछ साल पहले आई थिंक 2015 या 16 में 2015 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पर काफी स्टूडेंट का इसी वजह से गलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये हाउस वर्ड को नहीं पढ़ा था। तो हाउस के अंदर फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है ये बताइएगा। क्या ये कंडक्ट यूपीएससी चेयरमैन उनके मेंबर्स को इंक्वायर करता है, तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो लॉज हैं वो सभी कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये भी आपकी बात करेक्ट हो जाती है, ठीक है। अल्टीमेट इंटरप्रेटर ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट से केसेस मंगवाना ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन को लेकर वो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है लेकिन अमेरिका के पास नहीं है। मे बी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू है वो यूनाइटेड स्टेट से वाइडर है, ये भी हो सकता है। थर्ड, इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैन बी एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर पहली स्टेटमेंट को आप आंसर नहीं कर पाते, इट शोज कि आपने पिछले जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से नहीं सुना है, ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, इवन स्टेटमेंट में भी बताया था कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के पास ये नहीं है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट दिया है। अगर हम बात करें क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय की पावर को बढ़ा सके, तो यस, ये जो पावर है उनके पास एग्जिस्ट करती है। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा सकता है, ठीक है। क्या घटा भी सकता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, बढ़ा सकते हैं तो मैंने यस कह दिया, व्हाट अबाउट कि क्या घटाई भी जा सकती है, ठीक है, यस या नो, ये चीज आप मुझे बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो यूएस की सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में कैसी है। देखिए, यूएस के पास जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारी सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने कमेंट सेक्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसी से कंसर्निंग मैंने आपको पार्शियल आंसर तो यहाँ पर दे ही दिया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की पावर वाइडर है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी सी, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो इंडियन सर्वोच्च न्यायालय से काफी ज्यादा है। चलिए, सो सी इज द करेक्ट आंसर। और क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि लक्ष्मीकांत की बुक साइड बाय साइड जरूर पढ़िएगा, वहां पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक डिफरेंस दिया गया है। काफी सारे पॉइंट्स इसमें हमने कवर कर भी लिए हैं और कुछ आगे हम करने भी वाले हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में करेक्ट दे रखी है, पूछा है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट रिट जुरिस्डिक्शन को लेकर सही है। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव। जो यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन की बात करिए सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। तो एफआर को लेकर ही जो हाई कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट को। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन किसकी? हाई कोर्ट की, वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। थोड़ा सा आपको कहूंगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसे, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। देखिए, अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे ना, काफी सारी स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है, तो सोचिएगा इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, जब हम कहते हैं कोई चीज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चीज सिर्फ आपके पास होती है और किसी के पास नहीं होती। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन तो दोनों के पास है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के पास भी है। अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती तो हम कहते हैं कि ये उनके लिए एक्सक्लूसिव है। तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी है। फंडामेंटल राइट के केस में मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट को इशू करवाना है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यू कैन इवन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर यह है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही एनफोर्स कराने के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए भी आप हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। देयरफॉर द हाई कोर्ट्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, दूसरे कामों के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वो दूसरे काम कौन से हैं, तो उसके लिए प्लीज आप जो लेक्चर मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स कराए वहां देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर इवन फॉर एडिशनल मैटर्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आप फंडामेंटल राइट के लिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ओनली की वजह से गलत हो जाती है। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की है वो वाइडर है? देखिए, वाइडर तो हो ही जाती है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास आप फंडामेंटल राइट और इवन एडिशनल मैटर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो ज्यादा काम करवा सकते हैं आप कहां पर? हाई कोर्ट के पास। तो इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की वाइडर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से रिलेटेड, क्योंकि जो लोग जिन्होंने
पॉलिटी लक्ष्मीकांत के जो लेक्चर्स हैं वो मेरे देखें, वो तो आंसर इसको कर ही पाएंगे, तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप करें ही करें। जिन्होंने नहीं भी देखा तो प्लीज़ लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़िएगा ज़रूर, अगर आंसर नहीं कर पाए वहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी गई है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं अगर, ठीक है, मैंने आपको रिट जुरिस्डिक्शन की बात बताई, इसमें हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली जुरिस्डिक्शन जो है वो ज़्यादा है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट इज मोर देन हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इज मोर देन सुप्रीम कोर्ट, ये बताइएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम करेंगे एक रिवीजन, सो 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव रिवीजन होने वाली है, तो जल्दी से रेडी हो जाइए आप आंसर करने के लिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करिएगा। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है वो मुझे बताएंगे। हाउस के अंदर फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है वो काफी पावरफुल है अगर हम दूसरी कंट्री के साथ उससे कंपेयर करते हैं। फिर मैंने आपको वेरियस जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया था, मैंने 5-6 जुरिस्डिक्शन 5-6 पावर्स जो थी वो बताई थी, उसमें से कोई भी आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर मल्टीपल याद है तो मल्टीपल पावर्स को लिखिएगा। तो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे काम करती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, ये बताया था मैंने आपको। एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में भी बताया था, साथ में मैंने आपको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में भी बताया था। देन मुझे बताइएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, स्टेट और स्टेट के बीच में होता है, या फिर एक तरफ सेंटर और स्टेट होते हैं और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट हो सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है। रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर ये चीज बताई गई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिफेंड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का रहता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर अपील वाला केस मैंने आपको बताया था कि जो लोअर कोर्ट्स की जजमेंट्स होती हैं उनके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो 3 केसेस मैंने आपको बताए तीनों ही एप्लीकेबल होते हैं। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 को लेके, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को लेके बताया था। तो इसके अंदर क्या प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ऑथराइज होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी को लेकर ओपिनियन मांगा जा सकता है, या फिर लॉ और फैक्ट के केस में भी ओपिनियन मांगा जा सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर मुझे बताइएगा क्या क्वेश्चन किया जा सकता है या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। देखिए, एज ए टेस्टिमोनियल्स परपीचुअल मेमोरी के लिए जो जजमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इसे रखा जाता है। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू, एविडेंटरी वैल्यू के तौर पे इनको लिया जाता है। एंड ये जो चीजें होती हैं इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिस्कशन हमारा हुआ था फेडरल सिस्टम को लेके, बेसिकली इंडियन फेडरल सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो मैंने आपसे पूछा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है क्या वो फेडरल केसेस तक ही सीमित रहती है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मैंने आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में भी बताया था दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। जुडिशियल रिव्यू के केस में मैंने आपको बताया था क्या अगर कोई भी लॉ आता है और वो वायलेटिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो क्या उसे इलीगल ठहराया जा सकता है, येस और नो। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करें। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लॉ के अंदर 3 या 4 प्रोविजन ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, देन ये चीज कराई जा सकती है, उसको इलीगल ठहराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मकसद ही यही होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन क्या प्रेसिडेंट के केस में करती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में करती है एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या फिर दोनों ही केस में करती है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर करिएगा। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्प्यूट के साथ साथ जो भी इंक्वायरी होती है, यूपीएससीएस के मेंबर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर करी जाती है। और जो हाई कोर्ट के अंदर केसेस निलंबित होते हैं या फिर पेंडिंग होते हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर मंगवाया जा सकता है और उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जा सकती है। लॉ जो होते हैं वो सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने डिस्कशन किया था इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमारे पास है, अमेरिकन के पास नहीं है। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो अमेरिकन की ज़्यादा है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की या फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था यहाँ पर जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन को लेकर। जल्दी से मुझे बताइएगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसकी ज़्यादा है, रिट जुरिस्डिक्शन किसकी ज़्यादा है, हाई कोर्ट की या फिर सुप्रीम कोर्ट की। कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को जरूर लिखिएगा। और अगर लेस देन 6 आपने स्कोर किया तो उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो इंडिविजुअल्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं सीरियस तौर पे तैयारी कर रहे हैं, अगर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप exam.netmock.com पे चले जाइएगा। किन स्टूडेंट्स को ये सीरीज लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें टाइम जो है वो काफी कम रह गया, 150 डेज से काफी कम का टाइम रह गया है। सो अगर आप एक सीरियस तौर पर तैयारी करना चाहते हो, आपको लगता है कि विद इन मिनिमम टाइम
आपके पास टाइम बहुत कम है, विद इन मिनिमम टाइम में आप तैयारी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी पूरा साल हमारे पास नहीं है। पूरा साल होता तो मैं आपको बुक्स की लिस्ट बता सकता था, आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको वैसे शुरुआत में बताई भी थी। लेकिन मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्या होता है कि आपके पास जो सबसे रेलेवेंट चीज़ें होती है ना, मान लीजिए आपके सामने एक किताब है स्पेक्ट्रम की बुक, अब वो पूरी स्पेक्ट्रम की बुक कवर टू कवर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अगर टाइम ही नहीं है तो क्या करें, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही आपको करनी चाहिए। सिमिलरली लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आपको कवर टू कवर मल्टीपल टाइम्स पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, 150 डेज बचे हैं या फिर 140 डेज बचे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो सब चीज़ें जो है आपको इस कोर्स के अंदर लेक्चर के थ्रू पढ़ा रखी हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज है उसके वीडियोस भी दिए हैं, ताकि प्रीलिम्स के अंदर आप पूरे अच्छे से तैयारी करके जाएं। यूजुअली क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको जो क्लास लेक्चर्स होते हैं वो देते हैं, क्लास लेक्चर्स वीडियोस के थ्रू दे सकते हैं या फिर पैसे देते हैं, लेकिन यहां पर फर्दर आप प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल भी ना चूकें, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लेक्चर्स दिए हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है। तो एक तो होंगे क्लास लेक्चर्स जिसमें आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जैसे बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होता है, लेकिन एक अलग अप्रोच के साथ, और साथ में ही एमसीक्यू के वीडियोस है, ताकि प्रीलिम्स के अंदर आप इंश्योर करें ही करें कि आपका एग्जाम क्रैक हो ही हो, सो दैट कम से कम मेंस तक आपको लिखने की अपॉर्चुनिटी जरूर मिले। वहां पर मेंस में कैसे लिखना है वो हम फिर प्रीलिम्स के बाद डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रीलिम्स को क्रैक करने के अंदर होना चाहिए। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज, ताकि आपको पता चले कि क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने टाइम में कितना सिलेबस आप कवर करके जा सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।